हाँ, तो स्टूडेंट्स अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें नॉर्टन्स थ्योरम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे नॉर्टन्स थ्योरम में होता क्या है? नॉर्टन्स थ्योरम भी जस्ट कह लें कि थेवेनिन्स की तरह ही है। ये कहता था कि कोई भी आपके पास बड़े से बड़ा सर्किट है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसको जस्ट यानी कि कह लें कुछ हिस्से को कट ऑफ करके पहले उसका आप एनालिसिस कर लें। नेक्स्ट फिर बाकी के हिस्से का एनालिसिस आप कर सकते हैं हम एक मेजर सर्किट ड्रा करके। लेकिन आपका जो कोर्स है ना उसके अंदर हम जस्ट क्या करते होते हैं जो आउटपुट यानी कि जो हमने फाइंड आउट करना होता है उसी को कट ऑफ लगा के वहीं पे मतलब कि हम इसका प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो अब देखें ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई ऐसा सर्किट आ जाता है। अब यहाँ पे वो मुझसे कहता है कि वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट करो या फॉर एग्जांपल इस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो कर रही है उसको फाइंड आउट करो। ठीक है जी, यानी कोई भी वायर है यानी वी नॉट अगर ना होता यहाँ पे, मैं दोनों कंडीशन में समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने करना क्या है फिर? आपने नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग नॉर्टन कहता है कि जिस वायर के क्रॉस आपने यानी अपनी आउटपुट फाइंड आउट करनी है उसको कट कर दो वहाँ से, यानी उसको उतार दो। ठीक है, ये मैंने वायर को यहाँ पे कट ऑफ लगा दिए, वायर को कट कर दिया। फिर आप क्या करो, पूरे का पूरा सर्किट एक दफ़ा रीड्रा करो। ठीक है, सिर्फ उस वायर को छोड़ के जो आपने उतार दिया। ठीक है, पूरे का पूरा सर्किट एक दफ़ा दोबारा से ड्रा करो और जहाँ पे आपने कट लगाया वहाँ पे एक शॉर्ट वायर लगा के एक आईएससी के नाम से यानी शॉर्ट सर्किट करंट जिसे कहा जाता है उसको फ्लो करवा दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने कट लगाया ना वायर को, यहाँ पे एक मैं वायर लगाऊंगा शॉर्ट वायर, ये देखें मैंने शॉर्ट वायर लगाई है और वहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दिया आईएससी के नाम से। अब मुझे ये करंट फाइंड आउट करनी होगी नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग। बाकी का सर्किट देखें एज इट एज है। फिर मैं बाद में क्या करूँगा, जब बच्चों आईएससी को मैं किसी तरीके से फाइंड आउट कर लूँगा, लाइक कोई थ्योरम लगाऊंगा, नोडल एनालिसिस टेक्निक या लूप एनालिसिस जो भी, यानी कि किसी भी तरीके से आईएससी जब मालूम हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, इस सर्किट को ये जो मेरे पास है इसमें जो वोल्टेज सोर्सेज हैं, कभी कभार जब मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर मौजूद है ना, इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेज, फिर तो आपकी ये टेक्निक काम आती है। अदरवाइज आपको फिर अगर इसके अंदर डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो आपको अपना थेवेनिन्स थ्योरम भी लगाना पड़ता है, लेकिन वो जब आएगा तो आप समझ लेंगे, मैं उसके लिए भी ऐसी वीडियो रखूंगा। तो अभी तो हमारे पास देखें एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वोल्टेज सोर्स है इस सर्किट के अंदर, तो इसको हमने शट डाउन करना है। तो देखें मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ, जब एक वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है, जबकि एक करंट सोर्स जब शट डाउन होता है, चाहे वो अपवर्ड में मूव कर रही है करंट या डाउनवर्ड में, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। वो जब भी शट डाउन की जाएगी ओपन सर्किट के तौर पर रिप्लेस हो जाएगी, यानी इस तरह से ओपन टर्मिनल्स आ जाएंगे। अब इसमें तो है ही कोई नहीं करंट सोर्स, जस्ट मैंने क्या किया, आईएससी मालूम जब हो गई ना, फिर मुझे आर थेवेनिन्स यानी इस सर्किट की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो मैंने इस सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज को शट डाउन किया। जब ये शट डाउन हुआ तो ये देखें शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया हुआ है। और यहाँ पे ये बाकी मैंने मेंशन नहीं किया, ये R1 है मेरा, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। अब मुझे इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी होगी, आर थेवेनिन्स, इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना होगा। अब सीरीज में आपको पता है बच्चों, सीरीज में दो रजिस्टर कब होते हैं, जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन होता है तो वो सीरीज में होते हैं। अदरवाइज जब वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये जो R1 और R2 है, इन दोनों के दरमियान वायर का अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल देखें यहाँ पे नीचे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों का पैरेलल कैसे निकाला जाएगा, इस तरीके से, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप पूरे सर्किट को यानी सॉल्व करते हुए आर थेवेनिन्स को मालूम करेंगे। फाइनली फिर आप इसका मेजर सर्किट ड्रा करेंगे। मेजर सर्किट आप कैसे ड्रा करेंगे, जो आपने आईएससी करंट फाइंड आउट की होगी उसको लगाएंगे यहाँ पे करंट सोर्स को, और उसके साथ आर थेवेनिन्स को पैरेलल में लगाओगे। ये देखो पैरेलल में मैंने लगाया हुआ है, इसका वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और आगे ये जो टर्मिनल्स मैंने ओपन छोड़े हुए हैं यहाँ पे वो वाला कंपोनेंट लगा दूंगा जिसको मैंने कट ऑफ किया था, जिसका नाम R5 है यहाँ पे, तो R5 यहाँ पे लगा दिया जाएगा। और फाइनली ये इसकी टेक्निक है जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये ओके हो गया, तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रही हमारी वो प्रॉब्लम 5.52, यानी जिसके ऊपर हमने नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करना है आई नॉट के लिए। तो देखें वो कह रहा है फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम इस सर्किट के अंदर। तो ये जो नीचे सर्किट मैंने बनाया ये आपके आंसर का हिस्सा है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। देखें कैसे, ये जो जैसा कि मैंने बताया सिर्फ आउटपुट वाली वायर हमने कट करनी थी, तो ये आउटपुट वाली वायर है, इस रजिस्टर के क्रॉस आई नॉट फ्लो कर रही है, मैंने इसको कट कर दिया और वहाँ पर एक शॉर्ट वायर लगा के आईएससी अटैच कर दिया। बाकी एज इट एज सर्किट को यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं बच्चों या तो लूप एनालिसिस से आईएससी को मालूम कर सकता हूँ, या मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं नोडल एनालिसिस लगा लूँ। नोडल एनालिसिस ज़्यादा इजी रहेगा लूप एनालिसिस के बदले में, क्योंकि लूप एनालिसिस लगाने से साफ ज़ाहिर हो रहा है आपके सामने ये दो लूप्स बनेंगे और सुपर मैश या सुपर लूप लगाने की कंडीशन आ जाएगी, जो कि हम नहीं लगाना चाहते, ऐसे क्वेश्चन लंबा हो जाता है।
तो कंडीशन है सिंपल सी, हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। सबसे पहले ये हमारे पास एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रेजिस्टर्स की, एक करंट के कंपोनेंट की। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब आप सभी जानते हैं कि हमने करना क्या होता है कि जितने हमारे पास एक सर्किट के अंदर नोड्स बनते हैं उन सब में से किसी एक को ग्राउंड लाजमी करना होता है। अगर हम किसी नोड को ग्राउंड नहीं करते तो करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो किसी एक नोड को ग्राउंड लाजमी करना होगा। अब मैं बाकी देखता हूँ कहाँ पे नोड बनता है। देखो बच्चों, एक ये नोड बन रहा है जहाँ पे 2 रजिस्टर की वायर अटैच हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे भी एक पूरा सरफेस नोड बन रहा है जहाँ पे हमारे पास 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच है, यानी कि एक रजिस्टर की, एक इस करंट कंपोनेंट की, एक इस वोल्टेज कंपोनेंट की। नीचे पूरी सतह पे यहाँ पे आके वायर्स अटैच हो रही हैं, और इस नोड और इस पॉइंट के दरमियान कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, यानी ये दोनों एक ही नोड है। तो ये पूरा एक सरफेस नोड है। ऐसे आपने बाउंड्री ड्रा नहीं करनी जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यानी ये पूरे का पूरा एक ही नोड है। इसका मतलब हमारे पास टोटल है ही सिर्फ यहाँ पे 2 नोड। हम बाइनरी नोड को कंसिडर कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देगा। बाइनरी नोड असल में होता क्या है? बाइनरी नोड एक ऐसा नोड होता है जहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है। उसको आपने कंसिडर नहीं करना, वो आपका क्वेश्चन लंबा करेगा। तो ये पूरा एक ही नोड है, तो दैट्स वाई मेरे पास इसका मतलब 2 ही नोड है, एक हायर और एक सरफेस नोड। तो मैं इसको नीचे वाले को कर देता हूँ ग्राउंड। अब आईएससी कैसे मालूम होगी? देखें, आईएससी जो करंट है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब एक जब हमारी करंट है किसी वायर की तरफ बढ़ती है ना, और अगर उसको 2 रास्ते चूज़ करने को मिलते हैं। एक तरफ ऐसा है कि एक तरफ उसको रेजिस्टेंसेस और पता नहीं किस किस चीज़ का सामना है, और दूसरी तरफ एक पूरा शॉर्ट वायर है, यानी कि जहाँ पे रेजिस्टेंस है ही कोई नहीं, तो पूरे का पूरा करंट शॉर्ट वायर में से गुजर जाता है, दूसरी तरफ जाते ही नहीं है। तो अब मुझे आई एस सी की अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा। आई एस सी इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों हो क्या रहा है। V1 एक नोड है, इसमें से कुछ करंट लीव करके यहाँ से यानी आ रहा होता है इस तरफ, इस वायर के अंदर। अब यहाँ पे जब करंट आता है इस पॉइंट पे, अब आगे उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं। एक वो जहाँ पे रेजिस्टर्स और पता नहीं कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, और एक ये वाला रास्ता जहाँ पे कोई कंपोनेंट ही नहीं लगा हुआ, यानी शॉर्ट वायर है। तो सारे का सारा करंट क्या करेगा? इस वायर में से गुजर जाएगा, यानी उस तरफ कोई करंट जाएगा ही नहीं। वो एक लिहाज से इस वक्त डेड वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। दैट्स वाई हमारा सारा करंट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आईएससी का क्या फार्मूला बनेगा? यानी आईएससी वो करंट है जो V1 में से लीव करके आ रही है ग्राउंड नोड की तरफ। तो लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ यहाँ पे लगेगा। तो ये देखें आपके सामने मैं लगाने लगा हूँ। लिविंग करंट फार्मूला बच्चों कैसे लगाते हैं? जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। V1 माइनस यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके एंटर कर गई ग्राउंड नोड में, तो V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 3 किलो ओम है, ठीक है जी। इसका फार्मूला बना V1/3 के, यानी V1 की वैल्यू सिर्फ चाहिए। तो चले आए V1 के ऊपर लगाते हैं अपना KCL। अप्लाई KCL एट नोड 1। तो KCL का कहता था सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी एक नोड में से जितना करंट एक नोड के अंदर एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो KCL के अकॉर्डिंग हम इज इक्वल टू की एक साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखेंगे, एक साइड पे लिविंग करंट्स लिखेंगे। मैं हमेशा इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करता हूँ? लिविंग करंट्स लिखता हूँ। तो आपने लिख देना ऊपर अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है जी। ये हमारा नोड 1 है। तो इसके घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन तीनों की मुझे करंट्स लिखनी होगी। पहले मैं इस वायर की करंट लिखने जा रहा हूँ। मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाऊंगा। यहाँ से एक करंट को लीव करवा दूंगा, तो उसी वक्त आ जाएगा V1 माइनस। यहाँ से करंट लीव करते हुए जाके एंटर कर गई दूसरे नोड में जो कि ग्राउंड नोड है, तो V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 3 के है। बच्चों हमने करंट को उस वक्त तक फ्लो करवाना होता है जब तक वो दूसरे नोड में एंटर नहीं कर जाती, ठीक है। ऐसे मतलब फार्मूले में, लिविंग करंट फार्मूले में। अब उसके बाद ये वाली वायर आती है जो कि देखें एक लिविंग करंट है, इसमें से लीव कर रही है इस नोड में से, तो वो भी इसी तरफ आ जाएगी 1 मिली, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आती है ये वाली वायर, तो इसके ऊपर भी लिविंग करंट फार्मूला V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर गई V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में, विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रिंग करंट है ही कोई नहीं थी, तो इज इक्वल टू में 0 आ गया एंट्रिंग करंट वाली साइड पे, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखें 3 के आ रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 के से ज़रब देता हूँ ताकि ये बटे कैंसिल हो जाए। आपने लिखना मल्टीप्लाइंग बाय 3 के। यहाँ पे जब 3 के ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, सिंपल V1 आ गया। ये 1 मिली के साथ जब 3 के ज़रब खाएगा तो मिली किलो कैंसिल और 3 आ जाएगा सिंपल, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे जब 3 के से ज़रब खाएगा तो फिर सिंपल ऊपर वाला V1 ही रह जाएगा। तो ये 2V1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। और V1 की फाइनली वैल्यू आ जाएगी -3/2, क्योंकि ये इधर आके डिवाइड होगा ना, तो -3/2 इसकी वैल्यू आ रही है। और -3/2 आप जानते हैं कितना होता है? -1.5 होता है। 2 1s आर, हाँ बिल्कुल, -1.5 वोल्ट। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ मुझे ISC की वैल्यू मिल जाएगी। ISC इज इक्वल टू -1.5 डिवाइडेड बाय 3K। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है देखते हैं। 0.75 शायद बन जाएगा, देखते हैं।
नहीं, ये बनता है बच्चों 0.5, -0.5 मिली एम्पेयर हमारे पास ये करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमने क्या आपको बताया था करना है कि हमने यहाँ पे सोर्सेज को शट डाउन करके आर थेवेनिन्स कैलकुलेट करनी है। तो मैं इन सोर्सेज को अगर शट डाउन करता हूँ और ISC की जगह आर थेवेनिन्स मेंशन करता हूँ, तो देखें क्या होता है। आपको पता है जब ये वोल्टेज सोर्स शट डाउन होगा तो ये एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर बिहेव करेगा, और ISC की जगह ओपन टर्मिनल्स लगा के आर थेवेनिन्स मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है जी, आपके सामने सब कुछ किया जा रहा है। और नेक्स्ट आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और ये जो करंट सोर्स है आपको पता है इसने जब शट डाउन होना है तो ओपन टर्मिनल्स के तौर पे बिहेव करना है, जो कि लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि वो वायर ना होने के बराबर होती है, तो मैं उसको नहीं लगा रहा। ठीक है। और आगे ये 3 किलो ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ये आपके पास सामने आ गया। अब देखो बच्चों, ये जो 3 किलो ओम है और ये जो 3 किलो ओम है, इन दोनों के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, और वो सिर्फ इन दोनों के दरमियान ही कॉमन हो रहा है। ये एक बात आप याद रखिएगा, सीरीज में ये होना चाहिए कि सिर्फ उन दोनों के दरमियान ही वो कॉमन होना चाहिए। ये ना हो कि आगे भी कोई वायर अटैच हो। जैसे ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये 6 किलो ओम के दरमियान और 3 किलो ओम के दरमियान यहाँ पे वायर का एक टर्मिनल कॉमन है तो ये सीरीज में, क्योंकि ये किसी और के साथ भी आगे 3 किलो ओम का टर्मिनल नीचे की तरफ कॉमन हो रहा है। तो लिहाजा आप अभी यहाँ पे देखें 3 किलो हम ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, तो हमने दो रजिस्टर को उतार के एक एक रजिस्टर लगा दिया सीरीज में। आपको पता वैल्यूज जमा हो जाएंगी, 3K + 3K हो जाएगा, यानी 6 किलो हम का रजिस्टर आ गया। इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लग गया, इन दोनों को हमने उतारा ऐसे। ये आपको समझाने के लिए सारा मैं करता हूँ डॉटेड लाइन वगैरह का इस्तेमाल। तो एक रजिस्टर लगा दिया, एक रजिस्टर लगाएंगे तो आपके सामने ये देखें कैसी कंडीशन होगी। ये 6 किलो हम, ये जो यहाँ पे ऐसे ऊपर लगा हुआ है मैंने थोड़ा ऐसे नीचे करके लगा दिया साइड पे, बात वही है, उसी वायर में लगा हुआ है। ठीक है। और इस तरफ आपने देखा है कि दो रजिस्टर की जगह हम एक रजिस्टर लगा चुके हैं जिसका नाम हमने R1 रखा है। अब आर थेवेनिन्स देखें किसके बराबर है। आर थेवेनिन्स बराबर है यहाँ पे R1 और 6 किलो हम के पैरेलल कॉम्बिनेशन के, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान वायर का एक टर्मिनल यहाँ ऊपर कॉमन हो रहा है और एक वायर का टर्मिनल यहाँ नीचे कॉमन हो रहा है। जब अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो आपको पता है रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में होते हैं, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। अब मैंने वहाँ पे R1 की वैल्यू मेंशन नहीं की, वो आप कर लीजिएगा। पैरेलल में आपको पता क्या करते हैं, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन नीचे वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं। तो ये 3 किलो ओम आ गया आपके पास। अब हम इसका मेजर सर्किट ड्रा करने जा रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। मेजर सर्किट आपको पता है कैसे ड्रा करना है। ISC पहले हमने करंट सोर्स लगाना है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ISC जो कि 2 मिली एम्पेयर नहीं -0.5 मिली एम्पेयर आई है, और इसके साथ हमने आर थेवेनिन्स को पैरेलल में लगा देना है। ये आर थेवेनिन्स आ गई 3 किलो ओम के बराबर जो आई है, और जो वायर हमने कट की थी वो आगे यहाँ पे लगा देनी है। देखिए बच्चों, हमने वायर कौन सी कट की हुई है वो आपको नज़र आ रही है, 3 किलो ओम वाली I0 वाली। ठीक है, वो यहाँ पे हमने अटैच कर दी। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे I0 को। देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात है, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, और साफ साफ आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि ISC जो करंट है वो एक सप्लाइड करंट सोर्स है। यहाँ से करंट सप्लाई होती है, यहाँ पे आती है इस नोड के ऊपर, उसको आगे दो रास्ते मिलते हैं, कुछ करंट इधर को चला जाता है, कुछ यहाँ पे चला जाता है नीचे की तरफ। तो इस तरफ चले जो भी करंट जाता है उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। जब इस तरह से कंडीशन होती है ना, तो वहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाया जा सकता है। तो अब हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है। तो करंट डिवीजन रूल लगाने जा रहा हूँ मैं I0 को मालूम करने के लिए। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, करंट डिवीजन रूल कहता है कि जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर रखें। ठीक है। तो इसके पैरेलल में ये वाला 3 किलो ओम का कंपोनेंट लगा हुआ है, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है। ये करंट सोर्स, ये रजिस्टर, क्योंकि इन तीनों के दरमियान वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। तो उसकी पैरेलल यानी कि इस रजिस्टर के पैरेलल में ये वाला रजिस्टर था, इसकी रेजिस्टेंस मैंने ऊपर रख दी। वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी भी वैल्यू उतनी ही है। बटे में रखें टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई करवा दें सप्लाइड करंट के साथ। सप्लाइड करंट है ये वाली ISC, तो इसके साथ मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ। और फाइनली यार सिंपल सी बात है, आपके पास आंसर पता क्या आएगा, -0.25 मिली एम्पेयर। ये 5 का 25 हो जाएगा। तो ठीक है यार, मैं वैसे चलें दोस्त आपको कह गया हूँ, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स भी दोस्त ही होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।